नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेमोक्रेटिक मिरर। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री उदित राज जी। आइए उनसे बात करते हैं। उदित राज जी, आपका द डेमोक्रेटिक मिरर में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? कोशिश पूरे 5 साल तैयारी चुनाव लड़ने की नॉर्थ वेस्ट से करता आ रहा हूँ। तो पूरा मन बना लिया कि इस बार भी चुनाव लड़ेंगे? मैंने कह तो दिया ना, करता आ रहा हूँ तैयारी। जब चुनाव की तैयारी, मैं 5 साल लगातार क्षेत्र में रहा हूँ। जी। इस बार आपका आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी है, तो अगर आपको टिकट मिलता है तो जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं? जीत पक्की है। अगर सबसे ज्यादा पक्की सीट कोई होगी तो मैं समझता हूँ कि नॉर्थ वेस्ट। आपकी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में है, लेकिन पार्टी का आरोप है कि बीजेपी और मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से परेशान कर रही है। अकाउंट फ्रीज कर दिया। इतना ज्यादा जुल्म ढाया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन मोदी जी के नीचे है, जिनको उन्होंने खुद ही अपॉइंट किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 28 दलों का जो इंडिया गठबंधन है उसको टाइम नहीं दे रहा मिलने का 10 महीने से। ईवीएम का खतरा है ही है। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन कुछ करने को तैयार नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड को के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आंख मूंदे हुए है। कांग्रेस का जो आर्थिक स्रोत है उनको सुखा दिया है इन लोगों ने, और डर से या लोभ से कांग्रेस की तमाम सरकारें गिराई। महाराष्ट्र में गिराई, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में गिराई, मणिपुर में गिराई, गोवा में गिराई, 9 सरकारें गिराई। आयकर विभाग जो है लगातार नोटिस भेज रही है कांग्रेस पार्टी को। 3,500 करोड़ से ज्यादा का नोटिस भेज चुकी है। आप भी इनकम टैक्स में रह चुके हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? वो इलीगल है, टैक्सेबल इनकम नहीं है। इलीगली इन्होंने डिमांड ऑफ नोटिस या इतना पेनाल्टी लगाया है 3,500 करोड़ रुपए, जबकि पॉलिटिकल पार्टी की जो इनकम होती है या रिसीड होती या डोनेशन होता, उस पर टैक्स लगता ही नहीं। जी। मोदी सरकार का नारा है कि अब की बार 400 पार, और बीच-बीच में बीजेपी के नेता या आरएसएस से जुड़े लोग कई बार ये कह चुके हैं कि जब अगर 400 पार उनकी सीट आती है तो वो संविधान बदलने की कोशिश करेंगे। हाल ही में कर्नाटक से जो सांसद है अनंत कुमार हेगड़े जी ने, उन्होंने ये बात कही थी। तो आपको क्या लगता है, अगर उनको 400 से ज़्यादा सीटें आ जाएंगी तो देश का संविधान बदल जाएगा? संविधान को पहले भी नहीं माना था। 12 दिसंबर 1949 में हिंदू महासभा आरएसएस ने संविधान को जलाया था। तिरंगा को नहीं माना। कई बार उन्होंने संविधान को बदलने की बात कही है। जिल्द तो बचा हुआ है, बाकी अंदर से संविधान को मानना इन्होंने बंद कर दिया है, और जो सारी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ध्वस्त कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सब बीजेपी की इकाई की तरह काम कर रहे हैं, और देश लोकतंत्र खतरे में है पूरा। जो संविधान है हमारा, वैसे तो सभी सिटीजन को सेफ गार्ड करता है, लेकिन दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान है। फिर क्या वजह है कि देश के दलित, पिछड़े, ओबीसी, आदिवासी बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट करते हैं, उनकी सीटें ज़्यादा आती हैं? देखिए, ऐसा है कि एससी एसटी के लोग तो इतना वोट नहीं करते। ओबीसी जरूर करता है। ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा चलाई थी। यानी मंडल का तोड़ इन्होंने कमंडल निकाला था, और कमंडल के जरिए सत्ता में आए हैं। और बीजेपी और बैकवर्ड जो मंडल उनके लिए लगा था, दुर्भाग्य है कि उसकी उनमें जागृति का अभाव है। तो जो ओबीसी के विरोधी थे, ओबीसी पहचान नहीं पाया, उन्हीं के साथ गया।
तो अब परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे जागृति बढ़ रही है, यह विडंबना है। हाल ही में एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जो हैं वो खड़ी थी और प्रधानमंत्री मोदी लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ कुर्सी पर बैठे हुए थे। कल मैं इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ एआईसीसी पर। इसके पहले भी कोविंद जी का नमस्कार मोदी जी नहीं लेते थे। कोविंद जी खड़े हैं और योगी जी बैठे हैं कुर्सी पर। जब नई संसद भवन का शिलान्यास हो रहा था तब कोविंद जी राष्ट्रपति थे, नहीं बुलाया। नई संसद का निर्माण पूरा होने पर जब शिलान्यास उद्घाटन हो रहा था तब भी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। और यही नहीं, जब वो प्रवेश कर रहे थे मोदी जी सांसदों और अपने मित्रों के साथ, तो फिल्म अभिनेत्री तक तो आमंत्रित हुई थी, लेकिन तब भी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। तो इतना बड़ा अपमान हमेशा से करते आ रहे हैं, वो 10 साल से करते आ रहे हैं करीब करीब, जब से सत्ता में है। और इनकी राष्ट्रपति से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा यह भी तय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करता है। तो इनको तो केवल रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है कि इंडिया अलायंस जो है वो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव लड़ रही है। हम बात करेंगे बिहार की, खासकर बिहार की। बिहार में आरजेडी के साथ आपका गठबंधन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो है कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी से हारने के लिए चुनाव लड़ रही है। जो सीट आप जीत सकते थे वो सीट कांग्रेस को नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल पूर्णिया की सीट, बेगूसराय की सीट। तो क्या ऐसा लग रहा है कि दबाव की वजह से जो क्षेत्रीय दल हैं वो सॉफ्ट कैंडिडेट मैदान में देखिए, उतार रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी चुनौती इस समय है लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने। कुछ हमने सेक्रीफाइस किया है जगहों पर कि किसी तरीके से फासिस्ट फोर्सेस को रोका जाना चाहिए। तो क्या आपको उम्मीद है कि अगले प्रधानमंत्री कांग्रेस के श्री राहुल गांधी होंगे? राहुल गांधी जी से बेहतर कोई प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। बेहद ईमानदार, वैचारिक और आम जनता के लिए सोचना, जनता के कष्ट को समझना, दुख को समझना, सत्यवादी होना और सबकी भागीदारी की बात करना, उनसे बेहतर इस समय कोई भारत में नेता है ही नहीं। द डेमोक्रेटिक मिरर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।